हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है और उसके चलते एक सेक्टर पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। लेकिन अभी ये जो सरकार के अनाउंसमेंट की वजह से ये जो सेक्टर क्रैश हुआ है, लगता है ये टेम्पररी इशू है और ये टेम्पररी इशू जब धीरे धीरे वैनिश होगा तब ये सेक्टर भी बाउंस बैक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टेम्पररी इश्यूज की स्पेशलिटी क्या होती है, जब टेम्पररी इशू आता है तो उस टाइम अच्छे स्टॉक्स बुरे स्टॉक्स दोनों गिरते हैं, क्योंकि सडनली बैड न्यूज आने की वजह से, शॉक लगने की वजह से पैनिक सेलिंग होता है और पैनिक सेलिंग होने की वजह से शॉर्ट टर्म में प्राइसेस इंपैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे ये टेम्पररी इशू वैनिश होता है तो उसके बाद जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे बाउंस बैक करते हैं। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसे बुरे टाइम में अच्छे स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे हंट करते हैं। और चांसेस बहुत ज्यादा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने ये जो चीज है बुरे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढने का, मे बी उसको वॉरेन बफेट से सीखा होगा, क्योंकि वॉरेन बफेट ने भी उनके कुछ मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स को इसी प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया है। और इसीलिए उन्होंने फेमसली ये बोला है कि द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू अस इज व्हेन अ ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू टेम्पररी ट्रबल एंड वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो ऐसे बड़े झटके वाले न्यूज या बड़े बैड न्यूज जो होते हैं वो कभी कभार ही आते हैं, जिसकी वजह से ब्लड बाथ होता है, प्राइस में गिरावट होता है और इसकी वजह से ऐसे जो बड़े अपॉर्चुनिटीज है वो कभी कभार ही मार्केट में आते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम इस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में अभी गिरावट हो रहा है और आने वाले टाइम में भी और भी ज्यादा गिरावट होने के चांसेस है। और यहां पर अगर कोई पेशेंटली वेट करेगा तो मे बी हो सकता है कुछ टाइम में वो कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर में स्पॉट करे। और साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसा क्या अनाउंस किया जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतना बड़ा गिरावट हो रहा है और आने वाले टाइम में भी गिरावट होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। एंड ऑल्सो हम इस सेक्टर को और डिटेल में समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल कंपनीज को भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप किसी भी सेक्टर में स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक्स पिक करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक करते हैं। तो इस सैटरडे और संडे जो हमारा 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, वहां पर हम एग्जैक्टली यही डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में पोटेंशियल अप ट्रेंड के स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है और लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढने का सिस्टम और प्रोसेस कैसे बनाना है। और ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंसमेंट क्या किया था। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्पीच दिया। उस स्पीच में उन्होंने अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर बात की। यानी मेनली अभी ये जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर हो रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और उसकी वजह से जो ऑयल शॉर्टेज हो रहा है और ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, जो इंडिया को और इंडियन इकोनॉमी को बुरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, बिकॉज वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। यानी ऑयल का प्राइस जितना बढ़ेगा हमारे ऊपर उतना ही बर्डन ज्यादा पड़ेगा। और इसी इंपैक्ट को कम करने के लिए उन्होंने सिटीजन से, यानी आम आदमी से बहुत सारी चीजें ना करने के लिए अनुरोध किया, अर्ज की, जैसे कि फॉरेक्स करेंसी का अननेसेसरी स्पेंडिंग ना करना, रेड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, स्विच टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। स्कूल्स को भी उन्होंने अर्ज किया ऑनलाइन क्लासेस पे टेम्पररी शिफ्ट होने के लिए, ताकि ये जो स्कूल बसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर फ्यूल बचा सके। किसानों को अर्ज किया फर्टिलाइजर रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल्स है वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑफिसेस को अर्ज किया वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट होने के लिए। फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए अर्ज किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने अर्ज किया गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी के बाइंग को डिफर करने के लिए या अवॉइड करने के लिए। एंड आई नो ये डिस्कशन करने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखेंगे और कमेंट सेक्शन को फिल कर देंगे ये बोल बोल के कि गोल्ड के बिना इंडिया में शादी नहीं हो सकती, वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, अगर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कम कर देंगे तो अगर प्रोडक्शन कम होगा, ग्रोथ कम होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, तो खाएंगे क्या, मेरे एक फॉरेन ट्रिप जाने पे इकोनॉमी थोड़ी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स होंगे, थॉट्स होंगे। लेकिन इसके अलावा आपके माइंड में एक और फंडामेंटल सवाल ये भी आएगा कि ये जो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसको तो शुरू हुए कुछ महीने हो गए, लेकिन अभी इसका इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, पहले क्यों नहीं पड़ा। तो देखिए, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं उससे कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहा था वो पहले भी पड़ रहा था और अभी भी पड़ रहा है। फर्क इतना है कि पहले गवर्नमेंट उसको एड्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट उसको एड्रेस कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, हर एक गवर्नमेंट के 3 मेजर गोल्स होते हैं। पहला गोल होता है इलेक्शन जीतना, दूसरा इलेक्शन जीतना और तीसरा इलेक्शन जीतना। और बंगाल के इलेक्शंस हो रहे थे और बंगाल बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन था और अभी इलेक्शंस खत्म हो गए, इलेक्शंस जीत भी गए, तो अभी वापस फोकस इकोनॉमी और बाकी चीजों के ऊपर आ रहा है। और ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है, अगर आप बाकी कोई भी कंट्री को उठा लो, एक्सेप्ट फॉर वेरी फ्यू कंट्रीज, हर एक कंट्री में जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, जो भी पार्टीज होते हैं, सबसे पहले वो इलेक्शंस के बारे में सोचते हैं,
इलेक्शन एक बार हो गए तो उसके बाद बाकी चीज़ों के ऊपर उनका फोकस जाता है। तो अभी वापस मुद्दे की बात करते हैं। तो अभी अगर लोग गोल्ड नहीं खरीदेंगे, अगर फ्यूल का कंजम्पशन कम करेंगे, फॉरेन ट्रिप नहीं जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे कैसे पड़ सकता है। और अभी ये जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, उसका रिलेशनशिप मेरे गोल्ड खरीदने से या मेरे फॉरेन ट्रिप जाने से कैसे बनता है। एंड ऑफ कोर्स अगर ये आम आदमी ये सब सारी चीज़ें नहीं करेगा तो क्या ये सच में इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, क्या ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट कर सकता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो सारी चीज़ें हैं इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट क्या होता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई फॉरेन ट्रैवल पे जाता है, मान लो अगर कोई यूएस जा रहा है या यूरोप जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करता है, रुपी बेचता है और उसके बदले वो डॉलर्स या यूरोस खरीद लेता है और उन्हीं डॉलर्स और यूरोस को वो अपने ट्रिप पे स्पेंड करता है। और उसके बाद आता है दूसरा गोल्ड। तो आप और मैं अगर ज्वेलर्स के पास या कहीं पर भी जाके गोल्ड ज्वेलरीज और गोल्ड बार्स वगैरह खरीदेंगे तो क्या होगा, गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में ज्यादा होगा। और इस गोल्ड कंजम्पशन को जो सप्लायर्स फीड करते हैं वो गोल्ड कैसे खरीदते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके रुपी बेचते हैं, डॉलर्स खरीदते हैं और उसी डॉलर के बदले वो गोल्ड खरीद लेते हैं। और उसके बाद तीसरा आता है क्रूड ऑयल, और इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए इंडिया क्या करता है, वो रुपी बेचता है, डॉलर खरीदता है और डॉलर को देके वो क्रूड ऑयल खरीदता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो डॉलर्स में होते हैं। हाँ, रुपी में यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत खरीदारी हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो इंपोर्ट्स है वो डॉलर्स में ही होता है। तो इन तीनों ट्रांजैक्शंस में अगर आप देखेंगे, फॉरेन ट्रैवल, गोल्ड और ऑयल, इन तीनों के केस में हमने क्या किया, हमने रुपी बेचा है। और जितना हम रुपी बेचेंगे रुपी उतना ही कमजोर होगा और रुपी का वैल्यू उतना ही नीचे गिरेगा। और जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक डॉलर का वैल्यू अबाउट 95.39 रुपीस है। और वही कुछ सालों पहले अगर आप देखेंगे, मई 14, 2021 को अगर आप देखेंगे तो एक डॉलर का कॉस्ट था अबाउट 73.28 रुपीस। वहां से अभी ये बढ़ के 95.39 रुपीस हो गया है। और रुपी कमजोर होने की वजह से ना दो बड़े इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला प्रॉब्लम, रुपी जितना कमजोर होगा हमें ऑयल के लिए उतना ही ज्यादा पैसे देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑयल बैरल का कॉस्ट $100 है और उस टाइम मान लो अगर एक डॉलर का वैल्यू 80 रुपीज के आसपास है, तो एक ऑयल बैरल खरीदने के लिए हमें 8,000 रुपए स्पेंड करने होंगे, क्योंकि हमने 8,000 रुपए दिए, 100 डॉलर्स खरीदे और उन्हीं 100 डॉलर्स को देके हमने एक ऑयल बैरल खरीद लिया। और अभी एक डॉलर का वैल्यू 95 रुपीज हो गया है, यानी रुपी कमजोर हो गया है, रुपी का वैल्यू गिर गया है। तो अभी के केस में वही एक ऑयल बैरल को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे स्पेंड करने होंगे, अबाउट 9,500 रुपीज। पहले भी एक बैरल ऑयल, अभी भी एक बैरल ऑयल, लेकिन रुपी कमजोर होने की वजह से हमें 1,500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। और इसीलिए अभी ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर हमें ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं। और ऑयल के ऊपर जितना हम पैसा स्पेंड करेंगे उतना ही हमारा खर्चा बढ़ेगा, और जितना खर्चा बढ़ेगा गवर्नमेंट अपने जेब से नहीं देगा, गवर्नमेंट उसको सिटीजन्स के ऊपर पास ऑन करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ता है। और अभी महंगाई जितना बढ़ता है तो उतना ही कम पैसे लोगों के पास बचेंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ गया, खाने के कॉस्ट बढ़ गए, बच्चों का स्कूल फीस, ये वो सब कुछ अगर कॉस्ट बढ़ गया तो उसके बाद जो बाकी चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने के लिए लोगों के पास जो पैसा बचता है वो बहुत ही कम बचता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में स्पेंडिंग कम हो जाता है। और साथ ही साथ जब महंगाई बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर महंगाई ज़्यादा है तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट कट करने के बदले उल्टा ज़्यादा करना पड़ सकता है, ताकि आरबीआई थोड़ा महंगाई को कंट्रोल कर पाए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली फिर से स्लो डाउन हो जाता है। और इसीलिए अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो सारे अटेम्प्ट्स कर रहा है जिससे ये जो इम्पैक्ट है वो कंटेन हो पाए, थोड़ा कम हो पाए। और इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि गोल्ड मत खरीदो, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा फ्यूल मत खर्च करो, फॉरेन ट्रैवल पे मत जाओ, और जो इम्पोर्ट किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल, उसकी वजह से फार्मर्स को बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर कम इस्तेमाल करो। आई डोंट नो, फर्टिलाइजर कम अगर होगा तो खाने का प्रोडक्शन कम होगा, तो उसके बाद खाएंगे क्या, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। बट हैविंग सेड दैट, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि ये जो सारे मेजर्स या ये जो सारे अभी अर्जेस किए जा रहे हैं या अनुरोध किए जा रहे हैं, क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है हमारे गिरते हुए रुपी को संभालने का? तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट ऐसे भी मेजर्स ले रहा है जिसकी वजह से हमारे जो ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो पाए, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और पॉलिसीज भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत ज़्यादा फेवरेबल बना रहा है। बट हैविंग सेड दैट, अगर हमें सच में रुपी को स्ट्रांग बनाना है
तो उसके लिए हमें अपने एक्सपोर्ट्स स्ट्रॉन्ग करने होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना होगा। और अभी जो हम इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उन इंपोर्ट्स को कम करना होगा बाय स्ट्रेंथनिंग द डोमेस्टिक कंपनीज, डोमेस्टिक प्लेयर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं। और जो FDIs और NRIs का जो डिपॉजिट है उसको एनकरेज करना होगा। ऐसे और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट को एक्सेलरेट करना होगा ताकि वो गिरते हुए रुपी को एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से संभाल सके। और उसके बाद रुपी कमजोर होने का एक और बहुत बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा इंडिया में आना कम हो जाता है। और अभी जो एग्जिस्टिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में है उनकी भी बिकवाली ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। तो अभी मान लीजिए जब कोई FI या कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा था, तो उस टाइम मान लो $1 का वैल्यू 80 रुपीज़ के आसपास है। तो उन्होंने क्या किया, $1 बेचा, 80 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ खरीदे और उसको इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दिया, इंडियन किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद मान लेते हैं कुछ सालों में उनको 20% का रिटर्न्स मिल जाता है, यानी अराउंड 16 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट मिल जाता है। तभी उनका 80 रुपीज़ जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था प्लस 16 रुपीज़, यानी ये दोनों मिला के कितने हो गए, 96 रुपीज़ हो गए। लेकिन अभी जब वो प्रॉफिट बुक करके अपना जो पैसा है उसको रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करके घर ले जाना चाहते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, $1 का वैल्यू अबाउट 95 रुपीज़ के आसपास पहुंच जाता है। तो उसके बाद अभी इफेक्टिवली उनका प्रॉफिट कितना हो गया, सिर्फ ₹1 हो गया, यानी उनको इफेक्टिवली मात्र 1% का रिटर्न मिला। तो इसी रीजन की वजह से अभी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को रुपी और भी ज़्यादा डिप्रिशिएट होता नजर आएगा, तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे, एनीवे पैसा वहाँ पर डिप्रिसिएशन की वजह से इरोड होगा, तो पैसा ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हैं या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके बैठे या कहीं पर भी इन्वेस्ट करके बैठे, वो क्या सोचेंगे, आने वाले टाइम में अगर रुपये और भी ज़्यादा डिप्रिशिएट होगा तो बेटर ये है कि अभी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं और वापस देश ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो रुपी बेचते हैं, डॉलर्स खरीदते हैं, और इसकी वजह से रुपी और ज़्यादा बिकने की वजह से रुपी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। सो दीज आर द 2 मेजर इम्पैक्ट्स जो रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से हमारे इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और भी होंगे, अगर आप चाहे तो कमेंट्स में लिखिए, लेकिन दीज आर द 2 मेजर इम्पैक्ट्स विच आई सी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में जिसमें अभी गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट की वजह से गिरावट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, और उसके बाद जब वहां से बाउंस बैक होगा तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं। और उस सेक्टर के बारे में बात करने से पहले अभी तक जो आपने इन्फॉर्मेशन देखा है, अगर आपको वो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो के ऊपर जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में एक सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हैं। एंड बाय चांस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। तो अभी बात करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, और वो सेक्टर है गोल्ड ज्वेलरीज का। क्योंकि अभी रिसेंटली जब मोदी जी ने स्पीच में ये अर्ज किया था, ये रिक्वेस्ट किया था सिटीजन से कि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरीज को 1 साल या कुछ टाइम पीरियड के लिए अवॉइड करें, तो उसके बाद जो प्रोमिनेंट गोल्ड ज्वेलरी के स्टॉक्स है वो आज के टाइम में क्रैश हो गए। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जो अभी इशू है ये टेम्पररी इशू है, क्योंकि अभी स्टॉक्स गिरे हैं इस अनाउंसमेंट की वजह से, तो कुछ टाइम बाद बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बताता है तो सुनता कौन है। जिनको खरीदना है वो गोल्ड खरीदते रहेंगे, जिसकी वजह से इसका कोई इंपैक्ट पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ लोग सोच के इसको टेम्पररी इशू मान सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद जो ज्वेलरी स्टॉक्स गिरे हैं वो कुछ और रीजंस की वजह से ही गिरे हैं। अभी हम उस रीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। देखिए, द रियल रीजन इज नॉट दैट कि गवर्नमेंट ने बताया स्टॉक गिर गया लेकिन लोग नहीं मानेंगे, इसकी वजह से स्टॉक फिर से बढ़ जाएंगे, वो नहीं है। द रियल रीजन इज फियर। तो सवाल आता है कि किस बात का फियर या किस बात का डर जिसकी वजह से ज्वेलरी स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो फियर इस बात की नहीं है कि लोग गवर्नमेंट की बात सुन के गोल्ड ज्वेलरीज खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, बल्कि फियर इस बात का है कि गवर्नमेंट गोल्ड की बाइंग को डिस्करेज करने के लिए गोल्ड के ऊपर कुछ एडिशनल जीएसटी ना लगा दे, या कोई एडिशनल टैक्स ना लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी ना लगा दे, या गोल्ड के क्वांटिटी ऑफ बाइंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे। और ये वो रियल फियर है जिसकी वजह से आज के टाइम में जो ज्वेलरी के स्टॉक्स है वो क्रैश हो रहे हैं। क्योंकि राइट नाउ गवर्नमेंट इज डेस्परेट फ्रॉम स्टॉपिंग रुपी फ्रॉम फॉलिंग इवन फर्दर, क्योंकि रुपी जितना गिरेगा ऑयल के इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा खर्चा उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑयल का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके ऊपर अगर रुपी डिप्रिसिएशन के ऊपर एक कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट कैन कॉज अ ह्यूज बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी
एंड स्पेशली ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड ऑल्सो ऑन द इन्फ्लेशन यानी महंगाई। बट हियर इज द ब्यूटी ऑफ दिस फियर जो कि एक इन्वेस्टर ही देख सकता है। अगर मान लीजिए अभी जो फियर है मार्केट का कि गवर्नमेंट गोल्ड के बाइंग को डिस्करेज करने के लिए जीएसटी लगा सकता है या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है, कुछ एडिशनल टैक्स लगा सकता है, अगर ये फियर मैनिफेस्ट हो जाता है या ये फियर मैनिफेस्ट नहीं भी होता है तो दोनों सिचुएशंस जो है वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि अगर फियर मैनिफेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है कुछ टाइम के लिए स्टॉक्स गिरेंगे, मे बी एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए या कुछ महीनों के लिए, और उसके बाद वापस बाउंस बैक आ सकता है। और अगर मान लो ये फियर सच में मैनिफेस्ट हो जाता है, गवर्नमेंट सच में गोल्ड की बाइंग को डिस्करेज करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है या जीएसटी लगा देता है या कोई एडिशनल टैक्स लगा देता है, तब भी ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा तब तक ही करेगा जब तक यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में वॉर हो रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद है और हर्मुज बंद होने की वजह से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो अभी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद है दैट कैन नॉट बी क्लोज्ड और केप्ट क्लोज फॉर एवर। और इसी रीजन की वजह से अगर ये फियर मैनिफेस्ट होता भी है तो इट वुड बी अ टेम्पररी सिचुएशन। और इसी रीजन की वजह से अगर सिर्फ फियर की वजह से अगर ज्वेलरी का सेक्टर या ज्वेलरी के स्टॉक्स अगर गिर रहे दैट वुड ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी। और अगर मान लो अगर ये फियर मैनिफेस्ट हो जाता है और उसके इंपैक्ट की वजह से अगर ये सेक्टर गिरता है और इसके स्टॉक्स गिरते हैं तो दैट वुड ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज बोथ आर टेम्पररी सिचुएशंस। एंड टू बी ऑनेस्ट ये गिरावट कुछ हफ्तों के लिए भी हो सकता है और कुछ महीनों तक भी ये चल सकता है। लेकिन अगर आप इस सेक्टर का सिंपल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो जब तक डाउन ट्रेंड रहेगा वहां पर वेट करना है, और वहां से डाउन ट्रेंड से जब ये अप ट्रेंड में ट्रांजिशन करेगा तो ऐसे पॉइंट पे यू कैन स्पॉट बिग अपॉर्चुनिटीज। और अगर आपको पता नहीं है कि डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने और अप ट्रेंड में ट्रांजिशन के टाइम अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढे, तो उसके लिए जो सैटरडे और संडे जो वेबिनार होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सारे डिस्कशन के बाद भी ना कुछ सवाल ये भी आ सकता है माइंड में कि अगर मान लो कि अगर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड के ओवरऑल जो बाइंग है अगर उसमें ही अगर डिमांड कम हो जाए तब क्या हो सकता है। तो देखिए गोल्ड का जो डिमांड है, गोल्ड ज्वेलरीज का जो डिमांड है वो कम होने का चांसेस बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए रुपी डिप्रिसिएशन इज रियल, और रुपी का डिप्रिसिएशन जितना एक्सेलरेट होगा या जितना तेजी से रुपी गिरेगा या चांसेस बढ़ेंगे रुपी गिरने के, उतना ही ज्यादा पैसा जो है हार्ड एसेट्स में ज्यादा फ्लो होगा। हार्ड एसेट्स यानी जैसे कि गोल्ड है, लैंड है, जो बेसिकली अप्रिशिएटिंग एसेट्स है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मान लो आपने 10 माले की एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीद लिया, क्या वो अपार्टमेंट एप्रिशिएटिंग एसेट है या नहीं, उसको आप कमेंट्स में बताइए। तो अभी इसके बाद ना हम गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर से कुछ एग्जांपल कंपनीज को भी डिस्कस करेंगे, जिसके जरिए हम इस सेक्टर को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बट प्लीज नोट दैट जो भी हम कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं हम उसको एग्जाम्पल के तौर पर ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेनको गोल्ड लिमिटेड, और ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अबाउट 5400 करोड़ के आसपास है, और इसका जो पी रेशियो है वो अबाउट 11.3 के आसपास है, और इंडस्ट्री का पी अबाउट 21 के आसपास है। और कंपनी का अगर आप डेट देखेंगे तो अबाउट 2408 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है, और कंपनी के पास अबाउट 558 करोड़ वर्थ ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स है। तो ये नंबर देखने के बाद ना माइंड में सबसे पहला सवाल यही आता है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अबाउट 5474 करोड़ के आसपास है, लेकिन कंपनी का जो डेट है वो अबाउट 2408 करोड़ के आसपास है। यानी जितना मार्केट कैप है उसका ऑलमोस्ट आधा कंपनी के ऊपर डेट बर्डन है, ऐसा यहां पर लग सकता है। बट यहां पर इसको थोड़ा हमें और डिटेल में देखने की जरूरत है। तो इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अभी जो कंपनी के ऊपर डेट है, क्या कंपनी इस डेट को मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो उसको देखने के लिए हमें देखना होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि अबाउट 4.54 के आसपास है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताता है कि अगर कंपनी को ऊपर जो डेट बर्डन है उसके ऊपर अगर कंपनी को 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है तो वो 1 रुपए के इंटरेस्ट पे करने के कंपैरिजन में कंपनी कितना कमाता है। तो यहाँ पर अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.54 के आसपास है, तो अगर कंपनी का डेट बर्डन जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर 1 रुपए का पे करना है तो कंपनी 4.54 रुपीज कमाता है। तो ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर हम डेट मैनेजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है उसको हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के जरिए एनालाइज कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कंपनी सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डेट फ्री है या नहीं। और इसके लिए हमें देखना होगा कंपनी का बैलेंस शीट, और कंपनी के बैलेंस शीट पे अगर हम कंपनी का अदर एसेट्स देखेंगे तो यहां पर देखिए कंपनी के पास जो इन्वेंटरीज है वो इन्वेंटरीज अबाउट 4223 करोड़ के आसपास है। यानी अगर मान लीजिए कल कंपनी को अचानक से अपना डेट चुकाना पड़े
तो उसके लिए कंपनी क्या कर सकता है, अपना जो इन्वेंटरी है उसको लिक्विडेट करके इफेक्टिवली कंपनी डेट फ्री हो सकता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में भी डेट फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आई थिंक कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज डेट फ्री। और उसके बाद अगर हम कंपनी का रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो वहां पर कंपनी बोलता है कि ये इंडिया का सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड है 5th ईयर इन अ रो। एंड ऑल्सो कंपनी आज के टाइम में ना ब्रांडिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, जहां पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेलिब्रिटीज को वो हायर करके अपने ब्रांडिंग के ऊपर भी ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो सेंको गोल्ड के पहले के जो मार्जिन थे वो रिलेटिवली बहुत कम थे, लेकिन रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो इनके जो मार्जिन है वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी ये जो कंपनी है जो पहले B2B का काम करता था, यानी अगर कोई मान लो कोई डिजाइन लाके देता था कोई और कंपनी, तो ये डिजाइन को मास मैन्युफैक्चर करने का काम करता था, B2B का काम करता था, जहां पर मार्जिन्स कम होते थे। और वहां से कंपनी अभी ट्रांजिशन कर रहा है, खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहा है, और खुद के ब्रांड के अंडर जब भी वो माल बेचेगा, ज्वेलरी बेचेगा, तो वहां पर उसको मार्जिन ज्यादा मिलेंगे। और अभी के टाइम में कंपनी बोलता है उसके 196 शोरूम्स है, जिसमें 83 फ्रेंचाइजीज है, और इनका जो एवरेज सेल्स प्राइस है वो अबाउट 60,270 रुपीज के आसपास है। और यहाँ पर देखिए, इसको कुछ लोग देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि एवरेज सेल्स प्राइस क्या है और एवरेज टिकट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज सेल्स प्राइस क्या होता है। तो एवरेज सेल्स प्राइस, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है कंपनी के दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो उसका एवरेज प्राइस क्या होता है, वो एवरेज सेल्स प्राइस होता है। और जो एवरेज टिकट वैल्यू क्या होता है, तो एक कस्टमर किसी शॉप में कितना पैसा स्पेंड करता है उसका एवरेज जो होता है एवरेज टिकट वैल्यू होता है। और जब भी आप ऐसे शोरूम वाले रिटेल कंपनीज को एनालाइज कर रहे हो तो वहां पर ये जो ASP होता है और ATV होता है, इसको जरूर चेक करें, और इसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी जरूर चेक करें। और यहाँ पर ग्रोथ यानी स्पेसिफिकली ये जो एवरेज टिकट वैल्यू होता है उसमें ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट यू हैव टू पर्टिकुलरली चेक। एंड ऑल्सो ज्वेलरी कंपनीज को एनालाइज करते टाइम ना एक और कॉमन चीज पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है कैश फ्लो का। तो आइडियली अगर आप किसी भी नॉर्मल कंपनी में देखेंगे, यानी नॉन फाइनेंशियल या नॉन बैंकिंग कंपनी में अगर आप देखेंगे, तो जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? क्योंकि बहुत बार कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे प्रॉफिटेबल हो सकता है, यानी पेपर पे प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन असलियत में एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का पैसा रिसीवेबल्स में फंस रहा होता है। यानी एक्चुअल पैसा जो कंपनी के क्लाइंट्स या कस्टमर्स देने हैं वो कंपनी को पैसे दे ही नहीं रहे, कंपनी के पैसे अभी रिसीवेबल्स में अटका हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी रियलिटी में लॉस में होता है। और वो हमें पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से, और इसी रीजन की वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अभी अगर ऐसा है, तो अभी अगर हम सेंको गोल्ड का देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो 2025 का अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो ये -206 करोड़ के आसपास है। यहाँ पर 72 करोड़ माइनस है, 79 करोड़ माइनस, -19 करोड़। तो क्या कंपनी लॉस में चल रहा है क्या? सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन मेनी पीपल गेट इन द माइंड। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट होता है उससे नॉन कैश आइटम्स को जो भी कैश होता है वो ऐड किया जाता है, और उसके बाद जो इंक्रीज इन इन्वेंटरी है उसको माइनस किया जाता है। यानी बेसिकली अगर किसी कंपनी का इन्वेंटरी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो होता है वो नेगेटिव में जा सकता है। अगर मान लो कोई FMCG का कंपनी है, मान लो कोई नूडल्स बनाता है या कुछ और चीज बनाता है, अगर उसका इन्वेंटरी बढ़ता ही जा रहा है और उसकी वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर नेगेटिव में जाता है तो इट इज बैड फॉर द कंपनी, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम है, कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, कंपनी उसको बेच नहीं पाएगा। लेकिन वही अगर आप ज्वेलरी सेक्टर कंसिडर करोगे तो वहां पर असली ग्रोथ जो होता है उसको हम इन्वेंटरी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी में मेजर इन्वेंटरी क्या होता है, गोल्ड होता है, और गोल्ड एक इनर्ट मेटल है, और इनर्ट मेटल को अगर आप हजारों सालों तक भी रखेंगे तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ना जंग लगेगा ना कुछ भी नहीं होगा उसमें। बट हैविंग सेड दैट, सेंको के केस में इन्वेंटरी ग्रोथ क्यों है? क्योंकि करंटली ये जो कंपनी है ये एक एग्रेसिव एक्सपेंशन स्प्री पे चल रहा है, और बोला जाता है कि कंपनी बहुत जल्द 200 से ज्यादा स्टोर्स को टच कर सकता है। और ऐसे सिचुएशन अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर मान लो 500 करोड़ कमाता है और उसके बदले अगर वो 600 करोड़ का इन्वेंटरी वापस अपने एग्जिस्टिंग स्टोर्स और नए स्टोर्स में पंप करता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैश फ्लो नेगेटिव में जा सकता है। बट इज दिस कैश फ्लो नेगेटिव इज अ बैड थिंग? नो, इट इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज कंपनी इज प्लाविंग दैट मनी बैक इनटू द बिजनेस, ताकि बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो सके और ज्यादा स्टोर्स कंपनी ओपन कर सके। और ये क्लियरली आपको सेंको का जो इन्वेंटरी है वहां पर दिख जाएगा, जहां पर इन्वेंटरी कंपनी के पास कितना है, 4,223 करोड़ के आसपास है। और वही अगर मान लो कोई बुरा कंपनी है, उस कंपनी का अगर कैश फ्लो नेगेटिव में है और वो पैसा
कंपनी के क्लाइंट्स देने हैं पर कंपनी के क्लाइंट्स दे नहीं रहे, कस्टमर्स पैसा पे नहीं कर रहे, तो वो पैसा कहाँ फंसेगा? वो फंसेगा ट्रेड रिसीवेबल्स में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स कितना है? 229 करोड़ के आसपास है। तो इस तरीके से अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो वो नेसेसरीली कंपनी के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता है। वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, और जो कंपनी एक्सपैंड नहीं कर रहा है, जो कंपनी बुरी कंपनी है, सच में कंपनी का पैसा फंस रहा है, तो वो पैसा आपको ट्रेड रिसीवेबल्स में दिख जाएगा। तो इसीलिए अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है तो उसके साथ साथ आपको ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंटरी भी चेक करना जरूरी है, राइट। आई होप ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर प्रमोटर्स के पास करंटली अबाउट 64.49% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास 7.6% का स्टेक, डीआईएस के पास अबाउट 12.61% का स्टेक, और अभी पब्लिक के पास अबाउट 15.29% ऑफ द स्टेक है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो पब्लिक का होल्डिंग 16.09% से रिड्यूस होकर 15.29% हुआ है, और एफआईएस का जो स्टेक है वो 6.76% से बढ़ के 7.6% हुआ है, और डीआईएस का होल्डिंग 12.77% से थोड़ा सा कम होकर 12.61% हुआ है, और जो प्रोमोटर्स है उनका होल्डिंग 64.38% से थोड़ा सा बढ़ के 64.49% हो गया। यानी बेसिकली जो शेयर होल्डर जहां थे ऑलमोस्ट वहीं पर है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में देखेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हुए हैं। जून 2025 के क्वार्टर में अबाउट 1,71,162 के आसपास शेयर होल्डर्स थे, जो अभी कम होके 1,58,119 के आसपास हो गए हैं, विच यूजुअली सिग्नल्स दैट की जो शेयर्स है वो वीक हैंड्स यानी पब्लिक से, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स से निकल के जो एचएनआईज होते हैं, यूएचएनआईज होते हैं या इंस्टीट्यूशन है, उनके पास शेयर्स जा रहे हैं, ऐसा वो सिग्नल देता है। और उसके बाद एक और कंपनी अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप टाइटन को स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही पुरानी कंपनी है, अभी भी ग्रोथ कंपनी है लार्ज कैप होने के बावजूद भी। और टाइटन का अगर आप पी रेशो देखेंगे तो अबाउट 72.5 के आसपास है, लेकिन इंडस्ट्री पी अबाउट 21 के आसपास है। और हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो टाइटन एक हाई पी वाला कंपनी है। लास्ट 5 ईयर्स में इसका एवरेज मीडियन पी अबाउट 88.2 के आसपास है, और अगर आप 10 साल का डेटा देखेंगे तो ये अबाउट 80.1 के आसपास है, यानी ऑन एन एवरेज 10 साल में इसका पी रेशो अबाउट 80.1 के आसपास था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि टाइटन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, और यूजुअली जो कंपनीज स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैरी करते हैं वो हायर वैल्यूएशन भी डिमांड करते हैं। और टाइटन स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन इसलिए भी डिमांड करता है क्योंकि यहाँ पर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों कंसिस्टेंट और दोनों स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पोस्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 32% है, लास्ट 3 ईयर्स में 29% के आसपास है, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 45% है। और वही अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर्स में 40% है, लास्ट 3 ईयर्स में 17%, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये 54% के आसपास है। एंड जस्ट लाइक सेनको अगर आप टाइटन में भी कैश फ्लो देखेंगे तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आपको नजर आ जाएंगे जहां पर टाइटन में भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो नेगेटिव थे। 2020 में ऑफकोर्स कोविड था, 2022 में नेगेटिव, 2025 में नेगेटिव, 2018 में नेगेटिव। क्योंकि बहुत बार ऐसे कंपनीज जब इन्वेंटरी ज्यादा पुश करते हैं, इन्वेंटरी ज्यादा बाय करते हैं, तो उस टाइम कैश फ्लो नेगेटिव में जा सकता है, विच इज टोटली फाइन अनलेस एंड अनटिल कंपनी का जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स में नहीं फंस रहा है। क्योंकि अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा फंस रहा है तो देन दैट विल बी अ रियल प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स अगर ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा फंस रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो उसके लिए टोटली फाइन, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट करता है तो वहां पर पेमेंट डिले हो सकता है, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन ये सारे रिटेल फेसिंग कंपनीज है, रिटेल फेसिंग कंपनी में कस्टमर आता है, पैसा देता है और माल उठाता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो बढ़ना एबनॉर्मल होता है, यूजुअल नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आप इन्वेंट्री देखेंगे टाइटन में भी, तो टाइटन ऑल्सो होल्ड्स अ बिग इन्वेंट्री ऑफ अबाउट 42,743 करोड़। और उसके बाद टाइटन का अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास अभी अबाउट 52.9% ऑफ द शेयर्स है, एफआईएस के पास 15.65, डीआईएस के पास 14.84, और वही पब्लिक के पास अबाउट 16.34% के आसपास स्टेक है। एंड ऑफ कोर्स पब्लिक होल्डिंग्स में वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर होल्डर है रेखा झुनझुनवाला, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, जो कलेक्टिवली अबाउट 5.3% ऑफ द स्टेक ओन करती है, 5.31% ऑफ द स्टेक। और वही अगर आप लास्ट 4 क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग उतना ही है, एफआईएस का होल्डिंग 17.54% से कम होकर 15.65% हो गया है, और डीआईएस का होल्डिंग 12.59% से बढ़ के 14.84% हो गया है, और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 16.69% से कम होकर 16.34% हो गया है। यानी यहाँ पर जो डीआईएस ने खरीदा है उन्होंने एफआईएस से भी खरीदा है, और एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने
पब्लिक से भी खरीदा है। और उसके बाद एक और कंपनी अगर आप स्टडी करना चाहे तो यू कैन गो एंड स्टडी कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। और जो मैंने अभी आपको सारे पैरामीटर्स बताए थे, कैश फ्लो का और ये जो इन्वेंटरी का और इन्वेंटरी के साथ साथ जो रिसीवेबल्स का, ये सारी चीजें आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं और इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हैं और ये जो गोल्ड ज्वेलरी का सेक्टर है उसको और डिटेल में समझ सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे पिक करना है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, और अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढना है और लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर्स को ढूंढने का एक सिस्टम कैसे फॉलो करना है, अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आप सैटरडे और संडे होने वाले हमारे फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर करना चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आज का केस स्टडी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।